ईयर 1713 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक लॉ बना दिया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल्स नहीं शेयर करेगा। और जब ऐसा बोला गया तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्री के जितने भी रिच और पावरफुल लोग थे स्विट्जरलैंड में पैसा रखने लगे। और यहीं से शुरू होता है स्विस बैंक्स के अंदर एक सीक्रेसी और साइलेंस का कल्चर, जो आज की डेट में स्विस बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। इस रूल के बाद स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर से पैसे का फ्लो आ रहा था वो इनकी गवर्नमेंट के लिए काफी फायदेमंद साबित होने लगा। इसके बाद 1934 में फिर से स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक और लॉ पास किया, बैंकिंग एक्ट ऑफ 1934, जिसके आर्टिकल 47 के तहत अगर स्विट्जरलैंड का कोई भी बैंक अपने कस्टमर की डिटेल्स ऑल ओवर वर्ल्ड की किसी भी गवर्नमेंट को या फिर टैक्स एजेंसी को शेयर करता है तो एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल की ही क्यों ना हो, कोई भी अगर इसको वायलेट करता है तो उसको 5 साल तक की सजा होगी। ये जो लॉ बनाया गया ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे स्ट्रिक्ट बैंकिंग लॉ उस टाइम पे भी था और अभी भी है। ये सब देख के दुनिया भर के रिच और पावरफुल लोगों के लिए स्विट्जरलैंड एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन गया, क्योंकि उनको अब अपनी ब्लैक मनी और अपार संपत्ति के लिए किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, अपने खुद के देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। ओसामा बिन लादेन तक की पहली पसंद स्विस बैंक थी। स्विट्जरलैंड की सबसे बड़ी खासियत ये थी और अभी भी है कि ये देश पॉलिटिकली न्यूट्रल है। अब जैसे अगर पाकिस्तान में इस तरह का बैंक होता तो इंडियंस इसमें पैसा रखने में अवॉइड करते, भले कितना ही अच्छा बैंक होता। लेकिन स्विट्जरलैंड की किसी से भी दुश्मनी नहीं है एक की साइड लेने की, तो उस टाइम पे भी स्विट्जरलैंड ईयर 1501 से लेके आज तक कोई भी वॉर नहीं की है स्विट्जरलैंड ने। देखिए ये चीज एक देश के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो सारे देशों के लोगों ने अपना पैसा स्विट्जरलैंड में रखना शुरू कर दिया। अभी रिसेंटली भी कुछ डॉक्यूमेंट अनकवर हुए हैं जिनसे पता चलता है कि 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरिच हिमलर ने भी स्विट्जरलैंड में एक स्पेशल, अब देखिए ऐसा नहीं है कि स्विस बैंक में सिर्फ सुपर रिच या फिर ब्लैक मनी वाले लोग ही पैसा जमा करते हैं। कई बार लोग प्राइवेसी के अलावा और भी कई रीजंस की वजह से यहाँ पे पैसा जमा करते हैं। जिन देशों में गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है या जहाँ के बैंक्स जो हैं वो क्रेडिबल नहीं होते, वहाँ के लोग भी स्विस बैंक में पैसा जमा करते हैं। और इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वो वर्ल्ड की प्रीमियम करेंसी में से एक माना जाता है उसको। तो इन सारी चीजों की वजह से लोगों को बाकी कंट्री के कंपेरेटिवली स्विट्जरलैंड के बैंक पे ज्यादा भरोसा रहता है। और ये चीज स्विट्जरलैंड बहुत ही अच्छे से समझता है, इसलिए G20 कंट्री हो या फिर OECD कंट्रीज के ग्रुप हो, इन सब ने टाइम टू टाइम स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट के ऊपर काफी प्रेशर बनाया कि आप अपने रूल्स को थोड़ा ढीला करो। लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट सबको नजरअंदाज करती रही। इनफैक्ट और स्ट्रिक्ट रूल बनाया गया कि अगर कोई बैंक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन बैंक के बाहर देता है तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस कंसीडर किया जाएगा। अब ये देखते हैं कि स्विस बैंक में अकाउंट कैसे खोला जाता है। देखिए पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री का रेजिडेंट स्विस बैंक के अंदर अकाउंट खोल सकता है। आपके और हमारे जैसे लोग भी घर बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं स्विस बैंक के अंदर। लेकिन बस एक दिक्कत है कि 1 मिलियन स्विस फ्रैंक होने चाहिए कम से कम, बाकी मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, एक वैलिड पासपोर्ट जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ तक एटलीस्ट हो। लेकिन इसके साथ साथ ये आपका एक रिज्यूमे भी सबमिट करवाते हैं जिसमें आपकी स्किल से लेके आप क्या क्या काम करते हैं और कब कब कहाँ कहाँ काम किया वो सारी डिटेल्स होती हैं। जो फंड आप सबमिट करोगे ये फंड आपके पास किस तरीके से आया है इसकी डिटेल्स भी आपको देनी होती है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन और किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनेशनल कस्टमर के लिए हर फैसिलिटी अवेलेबल है। देखिए पहले तो काफी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन स्विट्जरलैंड पे काफी इंटरनेशनल प्रेशर आया और नए नए मनी लॉन्ड्रिंग लॉ भी आए, इसलिए पहले के कंपैरेटिवली थोड़ा टफ हो गया है स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा के पैसा जमा करना। लेकिन इन सब स्ट्रिक्टनेस के बाद भी कोविड के बाद से स्विस बैंक में और पैसा आने लगा। जो मैंने वर्ल्ड वॉर का एग्जाम्पल दिया था, आज जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है उसमें भी सेम चीज रिपीट हो रही है। अनसर्टेनिटी की वजह से यूक्रेन और रशिया के लोग अपना पैसा सेफ जगह रखना चाहते हैं, इससे डिमांड काफी बढ़ गई है स्विस बैंक की। अच्छा, जब दुनिया भर में डिजिटलाइजेशन चल रहा था तब स्विस बैंक ने भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्ट किया और यूजर्स को मोबाइल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने की कोशिश की। 2020 स्विस पेमेंट सर्वे के हिसाब से स्विट्जरलैंड में लोगों ने कैश से ज्यादा मोबाइल पेमेंट सिस्टम को यूज किया। अब देखिए नॉर्मल जो अकाउंट है स्विस बैंक के अंदर वो तो कोई भी घर बैठे खुलवा सकता है, इंडिया से बैठ के हम लोग भी खुलवा सकते हैं अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट हम लोग पूरी करते हैं तो। लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर्ड अकाउंट के लिए। ये वो अकाउंट है जिसमें पावरफुल और रिच लोग पैसा रखते हैं। नंबर्ड अकाउंट को खुलवाना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको एक बार फिजिकली विजिट करना होगा स्विट्जरलैंड के अंदर, और इस नंबर्ड अकाउंट में आपकी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कितनी भी पावरफुल गवर्नमेंट हो, अगर टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का जो एग्रीमेंट है वो अगर स्विट्जरलैंड के साथ नहीं है तो स्विस बैंक आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पे शेयर नहीं करेगा। ये जो नंबर्ड अकाउंट होता है इसकी खासियत ये होती है कि नाम की जगह एक कोड मिलता है। बैंक के सिर्फ कुछ लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं चलता कि इन अकाउंट्स में क्या हो रहा है। नॉर्मली अगर किसी को पैसा भेजना होता है तो इंडिया में आदमी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह ये सब चाहिए होती है।
लेकिन नंबर्ड अकाउंट जो होता है स्विस बैंक का, उसमें खाली एक नंबर शेयर करना होता है और सारा काम हो जाता है। सिर्फ कुछ चुनिंदा बैंक के जो ऑफिशियल्स होते हैं सिर्फ उनके पास ही डिटेल होती है, बाकी इसकी डिटेल किसी के पास भी नहीं जाती है। नंबर्ड अकाउंट में रेगुलेटरी कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ऑब्लिगेशंस वगैरह सब चेक होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के गया और पैसा जमा करके आ गया, प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है। और एक बार जब सारा कुछ चेक होने के बाद आपका अकाउंट स्विस बैंक के अंदर खुल गया, तो उसके बाद कस्टमर की जो आइडेंटिटी है उसको बचाना स्विस बैंक की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर होता है। नंबर्ड अकाउंट के लिए स्विस बैंक का जो कंप्यूटर होता है उसमें कस्टमर का नाम तक नहीं आता है। बैंक का कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। साथ ही अगर कोई साइबर क्राइम होता है तो भी आपका नाम बाहर नहीं आता है। इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट होता है उस पे भी अकाउंट होल्डर का नाम तक नहीं होता है, सिर्फ एक नंबर होता है जो पूरा अकाउंट का बेसिस होता है। इस नंबर्ड अकाउंट को चलाने में खर्चा भी बहुत आता है। इसका जो एनुअल चार्ज ही होता है वो $300 यानी कि 24,000 से 25,000 रुपए के करीब होता है। अगर आप स्विट्जरलैंड के बाहर रहते हैं तो आपसे बैंक एक नॉन रेजिडेंशियल फी भी चार्ज कर सकता है। इसमें स्विस बैंक ये भी फैसिलिटी देता है कि अगर आप चाहते हो कि बैंक स्टेटमेंट तक आपकी कंट्री में ना जाए तो वो फैसिलिटी भी है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट से गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन जा सकती है। लेकिन बैंक स्टेटमेंट ना भेजने के लिए उल्टा फीस देनी होती है। बाकी जो बैंक्स होते हैं उसमें बैंक स्टेटमेंट भेजने के लिए अलग से फीस देनी होती है और यहाँ पे उल्टा होता है। काफी साल पहले ये भी पॉसिबल था कि आप नंबर्ड बैंक अकाउंट से सिर्फ नंबर यूज करके इंटरनेशनल वायर ट्रांसफर भी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। जब आप स्विट्जरलैंड के बाहर से किसी स्विस नंबर अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते हो तो स्विस बैंक को आपकी आइडेंटिटी उस फॉरेन बैंक के साथ शेयर करनी होती है। और जब एक दो केस में डिटेल्स लीक हुई तो इस चीज को भी बंद कर दिया गया। नंबर्ड अकाउंट जब आप स्विस बैंक में खुलवाते हो तो आपको चेक बुक तक नहीं मिलती है, क्योंकि इससे नंबर्ड अकाउंट का पूरा पर्पस खराब हो जाएगा। आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होगी उसकी पूरी ट्रेल पकड़ी जा सकती है। तो स्विस बैंक इसकी जगह पे ट्रैवलर चेक देता है जो स्विस बैंक खुद इशू करता है। उसमें अमाउंट पहले से ही मेंशन होता है, सारी डिटेल्स मेंशन होती हैं। उसको आपको बस एक करेंसी की तरह यूज करना होता है। हो सकता है आपने कई बार न्यूज में भी सुना हो कि इस पर्टिकुलर सेलिब्रिटी की जब जांच हुई तो उसमें स्विस बैंक का ट्रैवलर चेक पकड़ा गया, लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रैवलर चेक के लिए भी बैंक आपसे 1% अलग से कमीशन, जहां पे लोग गोल्ड, डायमंड्स और वैल्यूएबल फिजिकल आइटम्स पूरी दुनिया से छुपा के रख सकते हैं। इन ये वॉल्ट्स हैं करीब $5 लाख में रेंट पे मिलते हैं। अब आप सोच के देखिए, जब रेंट इतना है तो अंदर सामान आराम से रेंट आउट हो जाते हैं। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद लोगों का करेंसी से विश्वास कम हुआ और लोग गोल्ड और डायमंड जैसी चीजें खरीद के इन बंकर्स में रखते हैं और कोड के साथ अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी को ट्रांसफर करते रहते हैं। अब देखिए, कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जिसमें जो स्विस बैंक है वो अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट्स को भी देता है, लेकिन गवर्नमेंट के पास सब्सटेंशियल क्रिमिनल एलिगेशंस होने चाहिए। टैक्स चोरी वगैरह ये सब जो चीजें होती हैं स्विट्जरलैंड में एक बड़ा क्राइम नहीं समझा जाता है, इसलिए अगर टैक्स चोरी का केस होता है तो उसमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है। लेकिन स्विस बैंकर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के हिसाब से अगर मनी लॉन्ड्रिंग, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन थेफ्ट, ब्लैकमेलिंग ये सारे केसेस होते हैं तब इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी, ऐसा नहीं कि सारा पैसा उठा के वापस दे दिया जाएगा। ये इंफॉर्मेशन सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उसको पकड़ा जा सके। और पहले तो ये भी नहीं था, किसी भी सिचुएशन में इंफॉर्मेशन स्विस बैंक वाले नहीं देते।